पर आज इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपना बजट पेश किया है। कई सौगात है इंदौर के लिए अच्छा ऐसा कोई काम अच्छा होता है तो उसमें कई कमियां भी रहती है। और इंदौर ने जो है सूरत पर बढ़त बना ली। इस मामले में इंदौर जो है 5 लाख से ज्यादा इंदौर के लोगों ने राय देकर इंदौर को नंबर 1 बना के रखा है। इंदौर का सबसे पुराना मंदिर जिसके नाम पर इंदौर का नाम रखा गया, उस मंदिर के जीर्णोद्धार का ही मामला है जो उस बजट में पारित किया गया। इंदौरी रियासत की पहचान इंदौरेश्वर महादेव मंदिर ही है। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ ही। खबरें ज़्यादा है, राजनीति आज कुछ नहीं है, पर आज इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपना बजट पेश किया है। कई सौगात है इंदौर के लिए। एक इंद्रेश्वर का जो मंदिर है, इंदौर का सबसे पुराना मंदिर जिसके नाम पर इंदौर का नाम रखा गया, उस मंदिर के जीर्णोद्धार का ही मामला है जो उस बजट में पारित किया गया। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम चर्चा करेंगे खबरों पर। शेखर जी शुरू करें हम सीधे, तो समय नहीं है, हम आज सीधे खबरों पे शुरू करते हैं। खबरें ज़्यादा हैं हमारे पास और खबरें जो हैं वो अच्छी खबरें हैं, इसलिए हम खबरों पर बात करते हैं। प्रभातखंड से हम शुरू करते हैं। प्रभातखंड की खबरों में सबसे पहले आज बात करते हैं हम प्रभातखंड की। ये खबर अच्छी है, भौरसला तालाब में घाट और फाउंटेन दोनों बनेंगे। तो भौरसला तालाब किधर आ गया, क्या है? भौरसला में जो तालाब है, जो पुराने समय का एक तालाब हैगा, जो ज़मीनों का तालाब है, उसको संरक्षण का नगर निगम ने जिम्मा उठाया। उसे ठीक करने के लिए वहाँ पर वो घाट बना रहे हैं, बाकायदा फाउंटेन बना रहे हैं। और मुझे लगता है उसको बनाना भी चाहिए, ज़रूरत है, क्योंकि ये रेवती रेंज पर जो पौधे लगाए गए हैं, अगर यहाँ तालाब बनेगा तो भविष्य में पौधों की जो सुरक्षा के लिए जो पानी की ज़रूरत लगी उसकी भी पूर्ति इससे हो जाएगी। ये अच्छी बात है यार, अगर तालाबों का रखरखाव इस प्रकार से हो रहा है तो ये अच्छी बात है। ये पर्यटन स्थल भी डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल ये अच्छी बात है। ये दूसरा ये है कि ऑनलाइन पैसा भरने पर भी सरचार्ज में छूट मिलेगी। ये क्या मामला है शेखर जी? जिस तरीके से नगर निगम में लोक अदालत आती है, साल में 4 से 5 लोक अदालत जो है शासन से नेशनल लोक अदालत मिलती है। उस लोक अदालत में जो आपके बाकायदा टैक्स है, जो नगर निगम में आपको टैक्स जमा करने थे, आपने समय पर जमा नहीं किए हैं, उस पर जो सरचार्ज लग जाता है, उस सरचार्ज में छूट देने के लिए जो नेशनल लोक अदालत लगती थी, वैसा ही राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं को एक छूट दी है कि वे 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, माने कल से ये शुरू हो चुकी है, 31 तारीख तक जारी है। आप अपना बकाया टैक्स जमा कर दीजिए, जितना सरचार्ज लगा है उसमें माफ़ी मिल जाएगी आपको। पर इसके अंदर आदेश में एक पेज फंसा दिया गया है, उस पेज से काफ़ी चीज़ें उलझ गई है। इस पेज में कहा गया है जो लोग घर बैठ के ऑनलाइन टैक्स जमा करेंगे उन्हें इस छूट का फायदा मिलेगा। मतलब आप नगद पैसे लेकर अगर नगर निगम में भरने जा रहे हैं तो आप ना जाएं, घर बैठ के ऑनलाइन भर लें। पर चूंकि उन्हें समझना होगा कि नगर निगम में हर व्यक्ति ऑनलाइन भरने नहीं जाता है, चेक से पेमेंट होता हैगा, काफ़ी उन लोगों को ये छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए नगर निगम कमिश्नर ने कल चिट्ठी लिखी है और गुजारिश की है कि ये वाली जो छूट है हर तरीके के पेमेंट मोड पर दी जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। नहीं मतलब क्या नगर निगम पे क्या भरोसा नहीं रह गया है कि सरकार को पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बड़ी गड़बड़ बात है यार ये। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। तालाब की पाल पर BRTS की रेलिंग लगेगी। ये जो BRTS से निकाली गई वही रेलिंग है क्या? तो ये कैसे लग जाएगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि BRTS को तोड़ने के आदेश हो गए। उसके बाद में नगर निगम ने GPO चौराहे के वहाँ से BRTS को रात में तोड़ा था और बड़ा ही शानदार तरीके से ऐलान कर दिया था कि BRTS से आज़ादी मिल जाएगी और इस BRTS कॉरिडोर पे जो ट्रैफिक चलता है वो बड़ा स्मूथ हो जाएगा। पर समस्या ये है कि उस कॉरिडोर को तोड़ने के लिए जो ठेका निकाला जा रहा है, अब ठेके में पेश ये फंस गया है कि BRTS कॉरिडोर पर जितने भी बस के स्टॉप थे, आई बस के जो स्टेशन थे, वो स्टेशन ऐड करने वाली एजेंसी ने बनाए थे। एजेंसी का करार खत्म नहीं हुआ है, तोड़ने के आदेश हो गए हैं। इसलिए वो जो संपत्ति वो नगर निगम की ना हो कि वो एजेंसी की संपत्ति है। पहले नगर निगम को लग रहा था सारी संपत्ति हमारी है, ऐसा ठेकेदार ढूंढते हैं जो इन सबको तोड़ के ले जाएगा और हमें पैसे भी दे जाएगा। पर अब दाव उल्टा हो गया, ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो जो रेलिंग तोड़ेंगे, आसपास की जो रेलिंग है नगर निगम की, नगर निगम उस रेलिंग का सही उपयोग करना चाह रहा है। वो कबाड़ नहीं है, वो काफ़ी मजबूत रेलिंग है। उस रेलिंग को जानकारी प्रभारी राजन राठौर की मंशा है कि उस रेलिंग को शहर के जितने तालाब हैं उसकी पाल पर लगा दिया जाए ताकि सुरक्षा की एक वॉल बन जाएगी। उसके अलावा नगर निगम ये गांधी हाल में जो छुक ट्रेन जो चलती है, उस छुक ट्रेन का जो पटरियों का ट्रैक है उसके आसपास भी रेलिंग लगाने की बात कर रहे हैं ताकि वहाँ भी वो सुरक्षित काम आ सके। ये योजना बनाई अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं 2 अग्निमाण की खबरों की। अग्निमाण खबरों में जो है, एक तो स्वच्छता अभियान में हमारा तमगा जो है वो आगे बढ़ गया है और इंदौर ने जो है सूरत पर बढ़त बना ली है। मतलब जो 4 लाख पब्लिक ओपिनियन की बढ़त है
वो इंदौर ने ज़्यादा हासिल की। कल भी शेखर जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो ओपिनियन को लेकर सबसे पहले लोग इंदौर शहर के पक्ष में मैदान में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्वच्छता और उसको लेकर काफ़ी कुछ होता रहता है। क्या है शेखर जी ये? बिल्कुल सही बात है। स्वच्छता इस शहर के लोगों की आदत ही नहीं है। स्वच्छता को लेकर शहर के लोग गंभीर भी हैं और अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 ही रखना चाहते हैं। पब्लिक ओपिनियन की जिसकी बात की जा रही है, जब जब स्वच्छता सर्वे चलता है उस दौरान दिल्ली से स्वच्छ भारत मंत्रालय द्वारा एक लिंक खोली जाती है। उस लिंक में शहर के लोगों को फीडबैक देना रहता है कि वे शहर के सफाई इंतजामों से कितने खुश हैं। उसको लेकर कुछ सवाल होते हैं, उनका जवाब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देना पड़ता है। इस मामले में इंदौर जो है 5 लाख से ज़्यादा इंदौर के लोगों ने राय देकर इंदौर को नंबर 1 बना के रखा है। दूसरे नंबर पर विशाखापट्टनम है। हालांकि विशाखापट्टनम के लिए भाई साहब मैं बता दूं आपको कि हर बार विशाखापट्टनम से पब्लिक ओपिनियन तो खूब आता है, लेकिन स्वच्छता सर्वे में विशाखापट्टनम जो पटकनी खाता है वो 1 2 3 में कहीं अटक ही नहीं पाता है। अब बात कर रहे हैं सूरत की। सूरत पिछली बार हमारे साथ बराबरी पर नंबर 1 के ताज पर रहा है। सूरत में 1 लाख से ज़्यादा ही लोगों ने अपने शहर को साफ बताने के लिए वोटिंग की है और इंदौर में 5.5 लाख। तो इससे जो 4 लाख का जो मार्जिन है उससे इंदौर की जो दावेदारी और मजबूत होती नजर आ रही है। हाँ, मतलब माने कि 100 रन और 300 रन का फर्क हो गया है तो बहुत बढ़त बनाना मुश्किल होगा। एक और है कि इसी के साथ में खबर और जोड़ लेते हैं यार कि इधर सर्वेक्षण चल रहा है, उधर जो है ये जितने शौचालय हैं उस पर गांधी हाल वगैरह सब जगह ताले जड़ दिए, ये क्यों लगा दिए गए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा था कोई काम अच्छा होता है तो उसमें कई कमियां भी रहती है। तो ये नगर निगम की एक खामियों वाली खबर भी इसी अखबार में दी गई है अग्निबाण में कि स्वच्छता सर्वे चल रहा है। एक तरफ शहर में टीम एक एक कोने में जाकर आपके शौचालय देख रही है, आपके सफाई इंतजाम देख रही है। वहीं गांधी हाल में जो नगर निगम का बनाया हुआ शौचालय है वो शौचालय में ताले डले हुए हैं। लोग गांधी हाल में काफ़ी लोग आते हैं, अब उन्हें शौचालय की सुविधा के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और जो एकमात्र वहाँ पे शौचालय है वो भी अगर बंद रहेगा तो वो शहर के लोग वहाँ पर किस तरीके से सफाई रख पाएंगे। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है, अच्छी खबर है और मुझे लगता है मौके पे लिखी गई है। ठीक बात है। अब कुछ खबरें में मैं आपको बोल कर था तो हुकुमचंद मिल की ज़मीन पे आइकॉनिक टावर बनाया जाए। कैलाशवरी की ने कल बैठक ली थी हाउसिंग बोर्ड वगैरह की और उन्होंने उसको लेकर पूरी समीक्षा की है। बाकी सब सामान्य खबरें जो आपको दूसरे उसमें बढ़ जाती है। कोई स्कूलों का मामला अभी मान्यता को उलझा हुआ है। वो कल एक मान्यता देने के चक्कर में एक BLO BRC जो है वो धरा गए हैं रिश्वत लेते हुए नगद 20,000 की। मतलब एक स्कूल की 3 महीने की मान्यता का रेट 20,000 रुपये चल रहा है। ये बताओ आप, ये हालत चल रही है। 40,000 रुपये में तो कुछ पैसे लिए थे। अब बाकी स्कूलों का मान्यता मिलेगी, शायद बाकी के रेट भी यही होंगे मुझे लगता है। तो ये तो थी अग्निबाण की खबरें। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों। दोपहर की खबर में पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूँ आपको। पहले पेज की खबर जो है वो एनालिसिस खबर है। एक तो सब जगह पर जो धीरे धीरे ठंडा बाजार में सुस्ती छा रही है उसका असर अब जो है पहली बार प्रॉपर्टी के क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। इधर गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर तो बड़ा हल्ला मचा हुआ है, पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो 2 एजेंसियां हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, एक नाइट रैंक और डेटा पॉइंट, इन्होंने कहा है कि 30 लाख 20 लाख से 25 30 35 लाख तक के जो मकान खरीदने वाले थे वो तो बाज़ार से ख़त्म ही हो गए। अब वो लोग बचे ही नहीं कि मकान खरीदेंगे, उनकी क्षमता ही खत्म हो गई। उसके 2 कारण हो रहे हैं, एक तो बैंक का ब्याज और दूसरा सैलरी का नहीं बढ़ना। मतलब 20 या 30,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी भी अब उस प्रकार के मकान नहीं खरीद सकता। दूसरी तरफ हो ये रहा है कि जो लग्जरी मकान थे, जो 50 लाख 60 लाख 80 लाख तक के मकान हुआ करते थे, उनके खरीदार भी अब धीरे धीरे कम हो गए हैं और उसके जो परसेंटेज है 9% की गिरावट आ गई है उसके अंदर। तो उससे लग रहा है कि आने वाले समय में एक तो बाज़ार में अब खरीदारी कम होगी और जो प्रॉपर्टी का बाज़ार है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू माना जाता है, जहाँ ईजी मनी मानी जाती है कि बहुत पैसा आता है, वो अब पूरी तरह से टूटने लगा आएगा। बड़ी तादाद में जो यूनिट बने पड़े हुए हैं उनको बेचने में जोर आ रहा है और ये माना जा रहा है, ये अपने यहाँ का नहीं, 8 बड़े शहर जो हैं उनमें भी जो तेज़ी से बिक्री होती थी मकानों की वो ख़त्म हो गई है। और अमेरिका ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वालों पर 25% टैरिफ लगाने की 2 अप्रैल से घोषणा कर दी है ट्रंप जी ने। और ट्रंप जी की इस घोषणा का सबसे ज़्यादा असर भारत पे पड़ेगा क्योंकि भारत 2.5 लाख टन 2.5 लाख बैरल जो है 2.5 लाख बैरल तेल जो है वेनेजुएला से खरीदता रहा है। बहुत सस्ती कीमत पे खरीदता रहा है, पर अब उसे कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा और नहीं ढूंढा तो इसके परिणाम जो भी होंगे वो देखे जाएंगे। एक खबर पर और बात कर लेते हैं। पोलो ग्राउंड में बनेगा भव्य तालाब। आज सवेरे अधिकारी पहुंचे थे और बगीचा और खेल गतिविधियां भी होगी यहाँ पर। क्या है शेखर जी पूरा मामला? सही कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। शहर के लोगों के लिए एक अच्छी सौगात आने वाली है
कि शहर के मध्य क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिनके पास ना रहने के जगह के अलावा ना वहाँ बगीचे की सुविधा है, वहाँ ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जगह शहर के मध्य लोगों के पास है, उनको एक सौगात मिलने जा रही है। नगर निगम को पोलो ग्राउंड इलाके में 13 हेक्टेयर एक ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन मिल गई है। उस ज़मीन पर नगर निगम तालाब बनाने जा रहा है, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा गार्डन डेवलप करेगा, कि इस पर स्विमिंग पूल वहाँ बनाएगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत कुछ 13 हेक्टेयर में किया जाएगा, जिसको देखने के लिए आज नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा पहुंचे थे। और कमिश्नर दावा कर रहे हैं कि शहर के मध्य क्षेत्र के लोगों को जो घुटन सी होती है, उन्हें अब हरियाली से हरा भरा एक बड़ा सा मैदान उन्हें दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम तुरंत काम करेगा ताकि समय पर उन्हें ये सुविधा मिल सके। यहाँ पर जो वो बनाया जाएगा, जंगल फॉरेस्ट बनाया जाएगा, वो GSITS में जो कियावाकी तरीके से जंगल लगाया गया है उसी पद्धति में लगाया जाएगा। वो जापानी पद्धति कहलाती है। हाँ, और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि सबसे ज़्यादा कि झाड़ खराब नहीं होते और तेज़ी से डेवलप होते हैं। तो ये तो थी दोपहर की खबरें जिस पर हमने बात की। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में पहले पेश की खबर है, आज फिर वही इतना होने के बाद, इतनी सख्ती के बाद भी ये ड्राइवरों का, स्कूलों का मामला नहीं सुधर पा रहा है। नशे में धुत राइवर जो है गाड़ी लहरा लहरा के चला रहा था। शिकायत के बाद उसे देखा भाई बच्चे चिल्लाते रहे, पर जो है कनालिया रोड का मामला है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही हैं। कनाया रोड पर आज सुबह की बात है, सुबह 8 बजे के करीब की ये घटना है। सुबह 8 बजे चमेली देवी कॉलेज की जो बस है उसके अंदर बच्चे बैठे हुए थे जो कॉलेज जाने के लिए निकले थे, और ड्राइवर फुल नशे में उस गाड़ी को लहराते हुए चला रहा था, एक रिक्शा को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा। और ये बात, और बच्चों ने इसके अंदर से चिल्ला चोट की, उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा तो रोकने को तैयार नहीं हुआ। वहाँ पर मौजूद कनाया रोड के भाजपा नेता राजा कोठारी को जब ये चीज़ की खबर लगी, वे दौड़ते हुए गए अपने साथियों के साथ में और बस को हनुमान मंदिर के सामने बड़ी मुशक्कत के बाद रुकवाया गया। हालांकि बस रोकने के बाद भी ड्राइवर मानने को तैयार नहीं था। इस पर सारे बच्चों को नीचे उतार के बिठा दिया गया और कॉलेज मैनेजमेंट को इसकी खबर कर दी गई है और तिलक नगर थाने तक भी सूचना पहुंचा दी गई थी। ये सुबह का घटनाक्रम है, आज बड़ा घटनाक्रम था। नशे में धुत अगर वो ड्राइवर को तो समय पर कंट्रोल नहीं किया जाता तो कॉलेज बस में काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे, एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। यार सवेरे सवेरे 8 बजे लगा लेते हैं कि 8 बजे कलालियाँ खुल जाती है क्या शहर में? ये बड़ा सवाल है कि सवेरे सवेरे कहाँ से इनको मिल जाती है। ये तो बड़ी गलत बात है। एक और खबर बात कर लेते हैं। होली और रंग पंचमी की पार्टी करने वालों को भी अब नगर निगम ने नोटिस जारी किए। सुनिधि चौहान वाले कार्यक्रम से मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिधि चौहान और हनी सिंह के कंसर्ट में अभी तक काफ़ी पैसा 22 लाख रुपए के लगभग मिल चुका है। अब नगर निगम को रेवेन्यू का एक नया मॉडल और मिल गया है। ये 2 या 3 कार्यक्रमों ने नगर निगम की दिशा तय कर दी और मुझे लगता है आने वाले समय में ये राशि बढ़ के 50 लाख से ऊपर चली जाएगी अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि अब बहुत सारे इवेंट जो हैं यहाँ शहर में होने लगेंगे और नगर निगम को भी समझ में आएगा कि पैसे कैसे लिए जा सकते हैं। तो अब जो है नहोली रंग पंचमी की पार्टी करने वालों को भी नोटिस जारी करें, उनसे क्या मनोरंजन टैक्स लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक का पीता है। नगर निगम ने दिलजीत दोसांझ से जो धोखा खाया था, उस धोखे के बाद में नगर निगम ने जो कसावट की, छाछ को भी फूक फूक के पिया गया। हनी सिंह के कार्यक्रम में लोगों सख्ती बरती गई और उनका सामान तक जब्त कर लिया था। तब 5-5 लाख रुपए आयोजकों को कोर्ट ने भी देने के लिए कहा और 7,84,000 रुपए उन्होंने पहले ही जमा करा दिए थे। ऐसे 17 लाख रुपए तो उनसे लिए थे। सुनिधि चौहान का कार्यक्रम 2 दिन इंदौर में हुआ, उनके आयोजकों ने पहले ही नगर निगम में अपना मनोरंजन कर चुका दिया। उन्हें पता है कि ऐसा किया नहीं जा सकता। ये हाँ, होली रंग पंचमी पर जिन लोगों ने जश्न मनाए गए उसमें शहर की होटल वालों, मैरिज गार्डन वालों सबको नोटिस दमा दिए गए थे और कुछ लोगों ने वहाँ पैसा जमा भी करा दिया गया है। पर इन सब के बीच में ये चीज़ तो है कि अभी भी कुमार विश्वास के कार्यक्रम से पैसा नगर निगम को नहीं लिया गया और नगर निगम ने क्यों नहीं लिया इसका जवाब नगर निगम कोई जिम्मेदार देने को तैयार नहीं है। हाँ, जिसका कोई जवाब नहीं दे सके उस मामले में समझ जाना चाहिए कि उसका जवाब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये तो था। इसके अलावा जैसे भी शेखर जी ने कहा कि जो है दूध के जले हुए छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं, पर आपको ये भी जानना चाहिए कि नगर निगम में छाछ से भी मक्खन निकालने लग गई। ये एक बड़ी बात है, इतने सालों से कभी ध्यान दिया नहीं था, पर ये मुझे लगता है शहर का रेवेन्यू मॉडल इससे और भी लाभ होगा। तो ये तो थी सामान्य खबरें जो हमने अखबारों से आपको बताई। आज इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक में जो फैसले हुए हैं हम उस पर बात कर लेते हैं आपसे। एक तो इंद्रेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये हरसिद्धि के पास पहले बना हुआ है। कौन सा चौराहा कहलाता है वो? पंडितनाथ थाने के पहले, पंडितनाथ थाने के पहले ऊपर की थोड़ी सी पहाड़ी हल्की सी है कि वहाँ चढ़ के बना हुआ है ये मंदिर, और ये इंदौर का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी पानी नहीं गिरता, वर्षा नहीं होती, तो इसी मंदिर पर हमें जाना पड़ता था। यहाँ लोग पूजा करने के लिए जाते थे और यहाँ अहिल्याबाई होलकर भी यहीं पर जाके अपनी मानता मानती थी। तो ये इस मंदिर का बड़ा पुराना इतिहास है। शायद लगता है मुझे किसी और तरह से बनाया जा रहा होगा इसको अच्छे तरीके से।
और एक और जो है बड़ा फैसला हुआ है प्राधिकरण की बैठक में, क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की जो आप बात कर रहे हैं, ये वही मंदिर है जहाँ पर जो है होलकर कालीन जो लोग हैं वो पूजा करने, अर्चना, राजा महाराजा अर्चना करने जाते थे। और इंदौर में आप भी जब भी बारिश नहीं होती है इन्हें ही मनाया जाता है। हाँ। इंदौरी रियासत की पहचान इंद्रेश्वर महादेव मंदिर ही है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, इसको गोपाल मंदिर की तरह जीर्णोद्धार किया जाएगा। गोपाल मंदिर को जिस तरीके से सहारा गया है वैसा संवारा जाएगा। दूसरा एक जो अहम फैसला जो है IDA बोर्ड बैठक में लिया गया, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो बजट पेश किया गया है, उसके अंदर कनाड़िया रोड भंडारी रिसोर्ट बाईपास वाला जो चौराहा है, उस चौराहा पर डबल डेकर पुल बनाया जाएगा। ये डबल डेकर पुल वैसा ही होगा, ये इंदौर का दूसरा डबल डेकर पुल होगा। पहला लवकुश चौराहे पर बना हैगा, जिसमें एक तरफ जो है आप सुपर कॉरिडोर की तरफ उतरते हैं और एक पुल के एक हिस्से से आप जो है उज्जैन की तरफ उतरते हैं। अब यहाँ की बात कर रहे हैं कनाड़िया रोड के जिस बाईपास पर ये बना रहे हैं भंडारी रिसोर्ट के, वहां ऑलरेडी बाईपास पर जो है महू से लेकर देवास की तरफ का पुल बना हुआ हैगा। पर इनके नीचे के बोगदों में जो जाम की स्थिति बनती है, उस जाम से निजात दिलाने के लिए अब कनाड़िया रोड पर जो बंगाली सराय की तरफ से ट्रैफिक आता है वो सीधा इस पुल के ऊपर से कनाड़िया गांव की ओर उतरेगा। तो इससे जो लोग जाम बोगदे के जाम में फंस जाते हैं उससे भी राहत मिल जाएगी और एक बड़ी राहत इस शहर को मिलने जाएगी। और भी बहुत सारी सौगातें हैं। मुझे लगता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण बजट में अच्छी सौगात मिलेगी। और इसके अलावा भी जो है नगर निगम का कब आ रहा है बजट? नगर निगम का बजट 3 अप्रैल को आएगा। और वैसे मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो पुल जो बनाया जा रहा है, इस पुल को बनाने के पीछे IDA की मंशा को भी हमें समझना होगा। IDA बाईपास के उस तरफ भंडारी रिसोर्ट के सामने की तरफ TPS की कई योजनाएं लेकर आया है और ऐसा शहर वहां बसा रहा है चौड़ी चौड़ी सड़कों का, क्योंकि उसका जब डेवलपमेंट पे ही उसके रेट आसमान को भाव छूने लगे हैं, उसको देखते हुए ऐसी सुविधा उन्हें देने की सख्त जरूरत थी। क्योंकि उस तरफ जो लोग रहने आएंगे उन्हें आने जाने में दुविधा ना हो, इसको लेकर इतना बड़ा पुल बनाया जा रहा है। अभी भी वहाँ बोगदे से निकलने के लिए बहुत ट्रैफिक जाम रहता है और उससे निजात देने के लिए, क्योंकि उसी के ठीक उस पार जाने के बाद में सीधा टेल का वो ही बना हुआ है। तो मुझे लगता है ये तो थी इंदौर विकास प्राधिकरण के बोर्ड की जो बजट था उसको लेकर हमने बात की। हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे, आपका सहयोग हमें मिलता रहता है, कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं ताकि हम आपको शहर की जानकारी और अच्छे से दे सकें।